चलो रेडी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं विवेक कुमार क्लास 11th के लिए बेसिक से प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें RS अग्रवाल का क्वेश्चन डील भी करूँगा, जो देखिए आप लोग ध्यान से। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करें ताकि हमको और वीडियो बनाने का मौका मिले। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मीन्स किसी भी घटना के घटने के चांस को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें चाहे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मीन्स हेड आने का कितना चांस है और टेल आने का कितना चांस है। इसी चांस को, इसी अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी का शुरुआत जो हुआ है गैम्बलिंग से हुआ है, जुआ से हुआ है। लेकिन बच्चे लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर सिर्फ बुक तक ही रखें, इसका यूज हम लोग डेली लाइफ में नहीं करें। हम इसका बेसिक से बताते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक ऐसा काम है, एक ऐसा वर्क है जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम होता है, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हमने एक डाइस को फेंका, तो डाइस को फेंका तो उसमें से 1 2 3 4 5 अथवा 6 कुछ भी आ सकता है। तो थ्रोइंग ए डाइस इज ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली व्हेन वी कंबाइन ऑक्सीजन विथ कार्बन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोला जाता है जिसमें आउटकम, जिसमें रिजल्ट हमेशा डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। इट हैज वेरिएबल आउटकम्स, आउटकम्स दैट इज रिजल्ट। जैसे एग्जांपल, when we are tossing a coin then we get either be head or tail. So tossing a coin is a type of random experiment. डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जिसमें आउटकम, जिसमें रिजल्ट हमेशा फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। 10 में 5 का सम करेंगे, ऐड करेंगे तो हमेशा 15 मिलेगा। इसमें रिजल्ट जो होता है हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना रहता है। इसका यूज मैथ में होता है या साइंस फील्ड में होता है। प्रोबेबिलिटी में इसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग फोकस करेंगे केवल और केवल रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स, जिसमें रिजल्ट वेरिएबल हो, बदल बदल के आवे, पहला बार में कुछ आया, दूसरा बार में कुछ आया, तीसरा बार में कुछ आया। चलिए इतना नोट करिए। चलिए देखिए, एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा पॉइंट आता है इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितना भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट कहते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट को ई से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि व्हेन वी टॉसिंग ए कॉइन देन वी गेट हेड और टेल। तो हेड क्या है? एक प्रकार का इवेंट है। टेल क्या है? एक प्रकार का इवेंट है। मतलब कि कॉइन को टॉस करने में दो तरह के इवेंट होते हैं, हेड और टेल। नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स के कलेक्शन को सैंपल स्पेस कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। जैसे एक सिक्का को उछाले तो हम लोगों को हेड मिला और टेल मिला, वो दोनों को एक ग्रुप कर लें, करली ब्रैकेट के अंदर में रख दें, तो जो ग्रुप बना उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसके सैंपल स्पेस के बारे में बताते हैं। जैसे पहला, टॉसिंग अ कॉइन। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें दो तरह की इवेंट मिलेगा, हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा H, T। सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट होते हैं सारे इवेंट को इस सैंपल स्पेस का या इस एक्सपेरिमेंट का एलिमेंट कहा जाता है, और इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं और सेपरेट किया जाता है कॉमा से। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, टॉसिंग टू कॉइन्स। जब दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो उसमें कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं? एस बराबर हो जाएगा दोनों सिक्का पर हेड, या तो फिर दोनों सिक्का पर टेल हो सकता है, या तो फिर फर्स्ट पर हेड और सेकंड पर टेल, या तो फिर फर्स्ट पर टेल और दूसरा पर हेड। मींस टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, अब 3 सिक्का के बारे में बताते हैं। अब है टॉसिंग 3 coins simultaneously। जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? 8 होंगे। जैसे हमने एक सिक्का को टॉस किया तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना मिला? 2। दो सिक्का को एक साथ उछालें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना मिला? 4। ये 4 कैसे है? 2 × 2 करके। सिमिलरली जब हम 3 सिक्का को उछालेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकलते हैं? 2 × 2 × 2 8। अगर जब बोला जाएगा 4 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? तो 4 सिक्का के बाद आवे तो 2 के पावर 4 मींस 2 × 2 × 2 × 2 वी गेट 16। 6 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, या तो फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में, एक सिक्का को 6 बार उछाला जाए या 6 सिक्का को एक बार उछाला जाए। दोनों केस में नंबर ऑफ इवेंट, 6 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 to the power 6 वी गेट कितना? 2 to the power 6 मीन 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स लिखेंगे तो वी गेट 64। ओके, दिस इज द ट्रिक फॉर रिमेंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी टॉसिंग n नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर हम लोग को सीखना है कि जब 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होता है? 8 होता है। वो 8 कौन कौन होता है? तो देखिए H H H H H T H T H T H H, ये 4 याद रखेंगे और जस्ट 4 इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मींस H के जगह पर T लिख देंगे और T के जगह पर H। यहाँ हो जाएगा T T T T T H T H T H T T। इसको याद करने का हम दूसरा तरीका बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम लोग जानते हैं कि 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये 8 इवेंट को कैसे याद किया जा सकता है इसके बारे में हम आपको ट्रिक बताते हैं। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि 3 कॉइन्स को टॉस करने पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सबसे पहले 8 का आधा करिए, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, और फिर 4 के आधा करिए। 4 के आधा कितना होता है? 2। 2 पर शुरुआत करेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 के आधा कितना होता है? 1। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ये देखिए ये 8 इवेंट तैयार हो गए। इसे रिपीट करते हैं। 3 कॉइन्स को टॉस करने पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 इवेंट को याद करने का, लिखने का तरीका क्या है? 8 के आधा कितना? सबसे पहले 8 का आधा करेंगे। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो फर्स्ट कॉलम में 4 बार हेड 4 बार टेल,
फिर दूसरा कॉलम में 4 के आधा कितना होता है 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। थर्ड कॉलम में 2 के आधा कितना होता है 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल। चलिए इसको नोट करिए। देखिए दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट बताते हैं। थ्रोइंग अ डाइस, जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इवेंट क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 3 4 5 6, 6 तरह के इवेंट आ सकते हैं। थ्रोइंग 2 डाइस, डाइस का प्लूरल डाई होता है, टुगेदर, इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, एक डाइस में 6, तो 2 डाइस में कितना हो जाएगा 6 × 6 36, और 36 कौन कौन होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 6 था, 3 1 3 2 3 6 तक, 4 1 4 2 4 6 तक, 5 1 5 2 5 6 तक, एंड 6 1 6 2 6 6। ये हो गया आपको, जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36 होते हैं। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसके सैंपल स्पेस। अब हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय PE। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं PE से, जहां ये जो E लिखा हुआ है, E के जगह पर नेम ऑफ इवेंट होगा। मतलब कि जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उस इवेंट को हम लोग E के जगह पर लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो सबसे पहले P लिखेंगे और जिसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इवन नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो सबसे पहले हम P लिखेंगे और जिसके बारे में पूछा जाए उसको अंदर में लिखेंगे ए नंबर ग्रेटर देन 5। चलिए ये तो हो गया किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट किया जाता है। अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कैलकुलेटेड एज PE बराबर NE/NS। NE मीन्स होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, बाई NS मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। जैसे एग्जांपल देते हैं, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो जो भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ रहेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो उसका सैंपल स्पेस होता है सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है क्या कि एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट 1 से लेकर के 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर के होने का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं हम अभी बताएं। जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना रहे उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका नंबर,
तो आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? इवन नंबर के बारे में। तो देखिए सैंपल स्पेस में इवन नंबर कौन कौन है? 2 है, 4 है और क्या है? 6 है। तो हम लोगों को कौन कौन है उससे मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है कि कितने सारे इवन नंबर है इस सैंपल स्पेस में। तो नंबर ऑफ इवन नंबर कितना हो गया? 1 2 3, ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 3/6 कटता है तो इसको काट दीजिए 1/2। ये हमारा हो गया इवन नंबर के होने का प्रोबेबिलिटी 1/2। ये आंसर हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन इसी से रहे, पूछ देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो पहले लिखेंगे P, जिसके बारे में पूछा जाए उसको अंदर में अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो सैंपल स्पेस में देखेंगे कि 4 से बड़ा नंबर कौन कौन है। तो 4 से बड़ा नंबर है 5 और 6। तो कितने सारे नंबर है 4 से बड़ा? 2 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 2 और टोटल आउटकम हो गया 6, यानी 1/2। कुछ एग्जांपल हैं।